गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर आ जाइए। यूकेपीएससी अपर पीसीएस के लिए जिन विद्यार्थियों को भी फॉर्म भरना है इसका पीसीएस का 28 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। आप फॉर्म भर सकते हो, जो सेकंड टाइम खोली गई है यूकेपीएससी के द्वारा। जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक पहुँच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है विटामिन डी। तो देखिए, विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, और वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सिलिकोसिस एक बीमारी है, किससे संबंधित है? गुर्दा यानी किडनी, यकृत यानी लिवर, फेफड़े यानी लंग्स, या फिर तंत्रिका से संबंधित, मतलब नर्वस सिस्टम से। देखिए, सिलिकोसिस जो है वो हमारे फेफड़ों यानी लंग्स से संबंधित रोग है या बीमारी। तो सिलिकोसिस फेफड़े संबंधित रोग है। धूल कणों की उपस्थिति सिलिका शोषण के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है, और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। नंबर 3 पर आ जाइए। निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से, या ट्रिपनासोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपनासोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो निंद्रा रोग, इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपनासोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी से होती है। इसका जो वाहक है वो सीसी फ्लाई है, सीसी मक्खी। नंबर 4 पर आ जाइए। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक बीज के अंकुरण के लिए सर्वाधिक 3 परिस्थितियां बताइए। देखिए, प्रकाश के बिना भी काम चल जाएगा, एलिमिनेट कर दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी काम चल जाएगा, बीज के अंकुरण की बात हो रही है, ठीक है। पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और चाहिए उचित तापमान भी। तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, बी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछता कि किसकी आवश्यकता नहीं है, तो प्रश्न बनाने को तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता नहीं है और प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है। तो बीजांकुरण यानी बीज के अंकुरण के लिए पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ये मैच करने के लिए पूछ लेगा, ठीक है, बहुत पूछते हैं इसको, या फिर अलग से ही पूछ लेगा। 1986 में हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। इसके अतिरिक्त इंपॉर्टेंट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद रखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम 1973, और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी याद रखिए 1992। नंबर 6 पर आ जाइए। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर के स्थानांतरण के पश्चात। देखिए, कई बार बताया आपको, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषण स्तर है, ऊर्जा एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो केवल 10% ही जाती है, ठीक है। बाकी की यहाँ इस पोषण स्तर की जैविक क्रियाओं में व्यय हो जाती है, यानी घटती जाती है। इसको 10% का लिंडनमैन का नियम भी कहते हैं, वैज्ञानिक थे वो एक। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, और ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर या किसी दूसरे पोषण स्तर में जाती है, परिवर्तित करती है, तो उसकी कुछ मात्रा घटती है। नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था कब? 2003 चेन्नई, 3 बेंगलोर, 3 हैदराबाद, 3 केरल। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था वर्ष 2003 में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय है तमिलनाडु के चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है? पर्णपाती वनों की बात हो रही है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात नहीं हो रही। पर्णपाती वन जो अपने पत्ते गिराते हैं, सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन है एशिया में। भारत कहाँ पर है? एशिया में।
तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनको मानसूनी वन भी कहते हैं, यह मुख्यतः भारत में आपको मिलेंगे, म्यांमार में, थाईलैंड में, दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती होते हैं। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? निकोबार आइलैंड, चिल्का झील, सुंदरवन या कच्छ की खाड़ी? भारत का ओशनिक नेशनल पार्क है कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल है 162.89 वर्ग किलोमीटर। नंबर 10 पर आ जाइए। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार तथा सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस का नाम बता दीजिए। ये निकलती है CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। तो मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक विषैला विषाक्त पदार्थ बनाती है, विषाक्त पदार्थ बनाती है, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। नंबर 11 है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है नई दिल्ली में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ क्या लिखा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए इकोलॉजी है ये, ठीक है, इकोलॉजी, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। बारहवां प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है यह पुरस्कार। डी है इसका आंसर। तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करना प्रायः कारक है ऊष्मीय प्रदूषण का। तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है और विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है और शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है और इस तरह के गर्म जल से जल स्रोतों के जल ताप में हानिकारक वृद्धि हो जाती है। इसे ही ऊष्मीय प्रदूषण कहा जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय है, यानी बायोडिग्रेडेबल है? प्लास्टिक से बने सामान तो बायोडिग्रेडेबल है नहीं, पॉलीथीन भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पारा भी नहीं है, रबर बायोडिग्रेडेबल है। रबर हो गया, कागज़ हो गया, प्याज के छिलके, ठीक है, टमाटर के छिलके, किसी भी सब्जी के छिलके, टाट की टोकरी, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में रबर बायोडिग्रेडेबल है, जैव निम्नीकरणीय है। और वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रमों के द्वारा अपघटन नहीं होता अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक हो गई, पॉलीथीन हो गई, संश्लेषित रेशे हो गए। संश्लेषित रेशे यानी आर्टिफिशियल फाइबर, इसके विपरीत होते हैं कृत्रिम रेशे, तो वो बायोडिग्रेडेबल है। संश्लेषित रेशे अबायोडिग्रेडेबल है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अजैव निम्नीकरणीय है। और ये धातु हो गए, रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गए, ये सब अजैव निम्नीकरणीय है। और कुछ रसायन जैसे कि DDT, ये सारे के सारे जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित नहीं होते। नंबर 15 पर आ जाइए। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है? बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को, और सूर्य का प्रकाश इसका आंसर है। तो देखिए, पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इसमें संचित ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। नंबर 16 पर आ जाइए।
इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? प्रमुख कारण नहीं है। कृषि का विस्तार करोगे, जंगल काटना पड़ेगा, जमीन समतल करनी पड़ेगी, तो पर्यावरण का ह्रास है। बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, ठीक है, उनके लिए रोड मैप भी बनाने पड़ते हैं, रेल मार्ग डालने पड़ते हैं, तो पर्यावरण का ह्रास है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, बिल्कुल है, पर्यावरण का ह्रास है, इसमें भी है। मतलब वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास है। पशुचारण करने से और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करने से, देखिए लकड़ी जब एकत्रित करते हैं तो पेड़ काटने की तो आवश्यकता होती नहीं, टूटी टहनियाँ उठा लो, ठीक है, या टहनियाँ काट दो, पेड़ तो बचेगा। या पशुचारण करने से जो है वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं है। तो सी ही इसका सर्वोत्तम उत्तर है यहाँ पर। तो देखिए चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता हेतु मुख्यतः पेड़ों की टहनियों की आवश्यकता होती है, उन्हीं को काटा जाता है, पेड़ तो इसमें कटता नहीं है, तो सी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालयन यव के संदर्भ में सही है? हिमालयन यव, हिमालयन यव हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला एक औषधीय पौधा है और इस पेड़ की छाल, इसकी पत्तियां, टहनियों का उपयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। तो हिमालयन यव यानी चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और इस पेड़ की छाल, इसकी पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, ठीक है, ये है मेन चीज़। और इससे जो है कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है, ठीक है, इसी टक्सोल से, जो कैंसर रोगों के उपचार के लिए है, लेकिन इसी पेड़ के लिए जो है खतरा हो गया है वो पैदा, टक्सोल रसायन हिमालयन यव के लिए। तो न्यूज़ में इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल हैं। वन्य जीवन कह लो या वन्य जीव कह लो, वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक, ये भी है इसमें या नहीं है? सब हैं, तीनों हैं, ठीक है, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस तो है असम का, डच्चिगम भी है, बांधवगढ़, सभी हैं, उपरोक्त सभी डी। नंबर 20 पर आ जाइए। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध है उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर डी। तो बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी जिले से संबंधित है। और देखिए यहाँ के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था ये आंदोलन, और यहाँ के किसानों ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विभिन्न फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से जो कृषि है, व्यवहार कृषि है, वो संभव है। तो 20 प्रश्न थे ये, सब पर्यावरण से रिलेटेड ही थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।